हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद। और इससे पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, उन सभी की विशेष चर्चा हो चुकी है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहाँ से देख लें ताकि आगे की पढ़ाई अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कौन कौन पद हमारे हैं। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम है हमारा आपतित किरण। सबसे पहला हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो पद पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपतित किरण, या यूं कहे तो इसे कह सकते हैं इंसिडेंट रे। अब ये आपतित किरण क्या होती है, इसको समझने के लिए एक चित्र की हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उस चित्र में किसको आपतित किरण कहेंगे। सबसे पहले बता दें कि इसमें बिल्कुल हम एक बेसिक, एक सिंपल लैंग्वेज में बातों को समझेंगे, ना कोई ज़्यादा क्रिटिकल काफ़ी डीपली वाली बातें नहीं, ताकि एग्जाम से संबंधित तो उतना है भी नहीं। 12th के एग्जाम में शायद ही कभी पूछे गए हो, लेकिन अपने ज्ञान के लिए, आगे की पढ़ाइयों के लिए कुछ तो ये सपोर्ट करेगा। तो बेसिक है भाई, आधार है एक तरह से। तो सबसे पहले इस चित्र में हम बात करते हैं कि ये जो किरण आ रही है, मतलब ये हमारे पास एक दर्पण है। समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, समतल दर्पण है। कौन दर्पण है भाई, समतल दर्पण, या समतल कुछ सतह ले लीजिए, चमकीला सतह हो सकता है कोई भी। तो समझ लीजिए कि ये समतल दर्पण है और साथ में ये हमारा किरणें आ रही है और ये किरणें जा रही है। तो जो किरणें आ रही है यही हमारा आपतित किरण कहलाता है। और थोड़ी सी हम नाम देना चाहेंगे इसको, थोड़ी का मतलब नाम है, ठीक है ना, ए और इधर बी और इधर एन, ठीक, और इसको ओ नाम देंगे। जो कि ये बिंदु है ना, तीनों जहाँ मिल रहे हैं, इन तीनों को हम ओ नाम से जानेंगे, यानी आपतन बिंदु कहेंगे। आगे इसको हम जानने वाले हैं। तो ए, बी, एन और ओ, इनमें 4 पद हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये भी पद बनेंगे आपतन कोण, और इधर से बनेंगे कौन, परावर्तन कोण। देखिए 10th में इसको हम विस्तार से पढ़े थे, लेकिन अब पता ना कितना विस्तार से आप पढ़ें, यहाँ पर पुनः एक बार पढ़ने को मौका मिला। अब पता ना 12th के बाद कहाँ मौका मिलेगा, इसको तो हम भी नहीं बता सकते। तो चलते हैं समझने कि ये हमारा चित्र में आपतित किरण कौन है। तो ये आ रही है, यानी किसी सतह पर, ये हमारा जो समतल दर्पण है, थोड़ा इसको दर्शा दें ताकि आप कंफ्यूजन ना रहें। और दर्पण में जानते हैं ना, एक भाग इसका पेंट रहता है, एक भाग इसका पेंट है। दर्पण का नाम देना होगा तो कुछ एम नाम दे दीजिए, कैपिटल एम, ताकि मिरर हम इसको समझ सकते हैं। तो आपतित किरण किसको बोलेंगे कि ये जो सतह पर आ रही है, सतह पर क्या हो रही है, प्रकाश की किरणें पड़ रही है। इधर कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये इनका किरणें आ रही है। तो पहले चित्र समझ गए। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो पद है, उन पदों को जानने के लिए ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस चित्र को अगर हम अपने माइंड में, यानी डायग्राम को, एक तरह से ये डायग्राम है, तो इसको अपने माइंड में ऑब्जर्व कर लेंगे तो यहीं से हम सभी डिफिनेशन को निकाल लेंगे या बना लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आपतित किरण की तरफ। चित्र भली भांति आप समझ गए होंगे। तो आइए परिभाषा देते हैं कि आपतित किरण क्या है। अब इन सभी को हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं इधर। आपतित किरण क्या कह रहा है, चित्र को अपने ध्यान में रखते रहिएगा ताकि वहीं से हम बातें क्लियर करेंगे। तो कह रहा है किसी समतल सतह पर, किसी समतल सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, अभी बताएं कि जो समतल सतह पे पड़ रही थी, ठीक। तो किसी समतल सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी समतल सतह, यानी जो सतह पे आ रही है किरणें, वहीं हमारा किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। जब हम चित्र को देखेंगे तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, आपतित किरण। तो हमारा चित्र में यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए से लेके ओ तक, यही ना हमारा आपतित किरण है। तो हम कह सकते हैं चित्र में ए ओ क्या यहाँ पर दर्शा भी गया है। देखिए एरो का साइन देकर बताया गया है कि चित्र में यहाँ ए ओ आपतित किरण है।
डिफिनेशन कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है कि डायरेक्ट कह रहा है कि किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरणें जो पड़ रही है वही हमारा आपतित किरण है। बात क्लियर हो चुका। अब चलते हैं हम बात करने इसका दूसरा भाई, यानी भाई ही कह सकते हैं, परावर्तित किरण। क्योंकि आपतित आया तो जाएगा भी, बिल्कुल। न्यूटन का तीसरा नियम तो कहता है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो स्वयं ये भी बात वैसे ही लग रहा है क्या। तो परावर्तित किरण चित्र में पहले देखिए कहाँ से परावर्तित किरण होगा, तो ओ से लेकर कहाँ तक, बी तक, यानी ओ बी हमारा है ना, यानी ये टकरा कर क्या हो रहा है, पुनः अपने माध्यम में चला जा रहा है। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम बना सकते हैं। क्या डिफिनेशन कह रहा है, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलें। तो कह रहे हैं कि किसी समतल सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में, किसी समतल सतह से टकरा कर, यानी टकरा के आ जाएगी अपने माध्यम में, क्योंकि एगो तो उधर से आया, जैसे हम एक गेंद को दीवार पर फेंके तो इधर से गया, तो ये हो गया क्या, आपतित, और उधर से आया तो वो हो गया परावर्तित। तो इसी तरह से कह रहा है कि किसी समतल सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटने वाली, इस बात का ध्यान रखना है कि अपने ही माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बात समझ में आया, अपने माध्यम में ही लौट के आ गए। ठीक, चित्र में देखना होगा तो आप समझ लीजिए, चित्र में ओ भी क्या है, परावर्तित किरण है। बात क्लियर हो चुका है यहाँ तक, उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई ज़्यादा ये ऐसा नहीं लग रहा हो कि दूसरे दुनिया जहान की बातें हैं, 10th का ही तो है। अब आइए एक नोट में बातें समझते हैं। नोट क्या कह रहा है कि परावर्तित किरण के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे लाइट का प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है, वो हुआ आपतित, और जब यहाँ से प्रकाश चल के जा रही है, कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, तो हम दिखाई दे रहे हैं, तो ये हुआ परावर्तित। यानी किसी वस्तु को देखने में अगर हम इस मार्कर को देख रहे हैं तो क्या होता है भैया, पहले किरण आया होगा इस पर पड़ के मेरे आंखों पर आया होगा, तो कहीं ना कहीं परावर्तित किरण ने सपोर्ट किया। या हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, और उसमें परावर्तन में कौन सा पद की बात कहा जाए तो वो है परावर्तित किरण पद। बात क्लियर हो चुका कि प्रकाश के परावर्तित किरण ही हमारा वस्तु को देखने में मदद करती है। तो पहला और दूसरा उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे तीसरा पद। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा पद, जिसका नाम है अभिलंब। जिसका नाम क्या है, अभिलंब। चित्र में आप डॉट डॉट से देख रहे होंगे, दिखाना चाहें अगर आपको तो यहाँ पर देख लीजिए, बार बार चित्र को लाना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये जो हमारा डॉट डॉट दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी एन से लेके ओ तक, यही हमारा क्या है, अभिलंब है। अब इसको हम कैसे समझते हैं डिफिनेशन के माध्यम से कि भाई ये तो एक लंब की तरह है, एक लंब डाला गया है। अगर ये समतल दर्पण है, ऐसे एक मान लीजिए समतल दर्पण एक पाई है, तो इस पर तो लग रहा है कि लंब डाला गया, वो भी 90 डिग्री का। क डिग्री का जी, 90 डिग्री का। तो यहाँ से हम डिफिनेशन क्या बनाएंगे, चलिए आगे समझ लेते हैं, ताकि चीज़ें अच्छी से बातें हमारे बस में ना हो। अरे बस में ना हो क्या, मैंने हमारे तरफ बातें समझ में आनी चाहिए ना। तो कह रहे किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर, ये बात ध्यान रखना है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब मतलब 90 डिग्री अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, किसी समतल सतह पर जो उसका आपतन बिंदु है उसी पर हम डाल दिए लंब, और जो नामे में लिखा है लंब, यानी उसी का हो गया अभिलंब। तो डिफिनेशन हमें लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल है इसका। एक बार और, किसी समतल सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है मिस्टर, तो कहलाता है अभिलंब। बात क्लियर। चित्र में देखना चाहेंगे तो चित्र में क्या है भाई, NO, नो, ऐसे तो लग रहा है नो, लेकिन नो मतलब तो क्या होता है, नहीं, इस नो मतलब, तो N से लेके O तक हमारा क्या है, अभिलंब का मतलब डिस्टेंस है। और एक बात
थोड़ी सी चीज़ों को समझना चाहेंगे कि ये कितना डिग्री के एंगल पे होगा, तो 90 डिग्री के एंगल पे होगा। नामे में लिखा है डाला गया लंब। हम जब भी कोई ज्यामिति में पढ़ते हैं कि ए बी लंब डाला, तो भाई क डिग्री पे डालें, 90 डिग्री पे डालें। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही बात है कि जो अभिलंब होते हैं वो 90 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। बात क्लियर हो चुका है, यहाँ तक समझ गए? तो अब हम नोट करके एक बातें समझेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नोट, चाहे ये पैकेट का नोट हो या ये हमारा कॉपी का नोट हो, दोनों महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि ये नोट हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि अभिलंब जो होता है काल्पनिक होता है। हम जब चित्र को देखें तो क्या वास्तविक में वहाँ अभिलंब रहता है? बिल्कुल वहाँ नहीं रहता, क्योंकि लाइट जब हम मारें तो आपतित किरण परावर्तित किरण दूगो तो दिख ही रही है, मैंने समझ में आ रही है, लेकिन अभिलंब कहाँ से आ गया, टपक गया बीच में? तो ये डाला गया है। इसका मतलब हम लोग खुद से कल्पना किए हैं कि ये अभिलंब है। और क्यों किए? कल्पना करने के पीछे का कारण क्या रहा? ये भी कह रहा है कि जो मुख्य रूप से आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग करता है, यानी इस बात को समझना है तो चलिए चित्र के तरफ आइए। भैया चित्र जी यहाँ पर हैं, आप काफ़ी दूर चले गए थे, आपको हम अभी लाएं। देखिए ये हमारा दिखाई दे रहा है ए और बी, तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों तो हमारा है ही, बट ये भाई साहब एन जी ये पहले से थे नहीं, इनको माना गया है, इनको कल्पना किया गया। क्यों किया गया? ताकि पता चला कि इनके इधर से जो क्षेत्र हैं ये हमारे आपतन वाले का क्षेत्र है, आपतित किरण के तरफ का क्षेत्र है। ये जो इधर इनसे इधर वाले जो क्षेत्र है इनका तल भी बोलते हैं, आपतन तल परावर्तन तल। तो अभी तलों पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि ये क्षेत्र जो है किसके क्षेत्र के तरफ आएंगे? तो परावर्तन के क्षेत्र के तरफ। मतलब एक बॉर्डर समझ लीजिए, सीमा रेखा। ये सीमा रेखा इनको और इनको क्या करता है? अलग कर देता है। जैसे दो देशों को कोई सीमा रेखा अलग कर देती है, मान लीजिए कि ये दो गो देश हैं, ये सपोज इंडिया है और ये चाइना है, ठीक है ना? तो इंडिया है हमारा और ये चाइना है, तो इनके बीच एक रेखा खींच दी गई ताकि पता चले कि इधर से इधर के क्षेत्र इंडिया के हैं और इधर से इधर के क्षेत्र चाइना के हैं। तो ये रेखा कुछ तो नाम से जानी जाएगी। तो भैया वो रेखा का नाम क्या था? मैकमोहन रेखा। लेकिन हम लोग यहाँ रेखा थोड़े पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हम अभिलंब पढ़ रहे हैं, और अभिलंब भी एक तरह से रेखा ही कहलाएगा, लेकिन काल्पनिक रेखा कहलाएगा, ठीक है ना? तो हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे बातों को। तो आगे बढ़ते हैं कि अभिलंब सचमुच में वास्तविक नहीं होता, मान लिया जाता है। तो देखिए अभिलंब की बातें समझ गए नोट में ना, कि अभिलंब काल्पनिक होता है। पहला नंबर ये बात ध्यान रखिएगा। और क्यों? क्योंकि ये हम लोग खुद माने हैं अपने से, और ये आपतित किरण परावर्तित किरण को अलग करता है। इस पर हम बार बार जोर दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें कन्फ्यूजन में ना लगे। अब आइए चलते हैं लास्ट चीज़ों को समझने। लास्ट क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। फिगर में आप वो दिखाई दे रहा था जो पीछे दिखाए हैं फिगर, उसमें क्या कह रहा है? इस सब का हेड है, ओरिजिन पॉइंट है, मतलब मूल बिंदु एक तरह समझ लीजिए, बट यहाँ पर इसका नाम आपतन बिंदु हम कहेंगे। जैसे ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ का जब हम बनाते हैं तो यहाँ पर होता है ना ओ, यानी सभी लोग जाके क्या करते हैं? यहीं पर आके मिलते हो चारों लोग, बट यहाँ तो चार लोग नहीं है इस फिगर में। कह रहा है कि आपतित किरण एगो है, साथ में एगो परावर्तित किरण है और एगो अभिलंब है। ये जिस बिंदु पर एक साथ मिलते हैं, किसी ना किसी सिचुएशन में एक साथ इनका मैचिंग रहेगा। अब मिले या ना मिले, लेकिन एक साथ जरूर आएंगे, एक साथ रहेंगे ही रहेंगे। चित्र को देखना चाहेंगे तो आप देखिएगा कि आपतित किरण उसी पर पहुंची, परावर्तित किरण वहीं से शुरू हुई और अभिलंब वहीं आके मिला। यानी एक ऐसा समय होगा जहां पर ये तीनों जाके क्या कर रही होगी? मिल रही होगी। तो वो जगह हमारा किस नाम से जाना जाएगा? आपतन बिंदु के नाम से जाना जाएगा। कौन बिंदु से? आपतन बिंदु से। इसको संकेत कैसे करेंगे? तो इसको संकेत कर दीजिए ओ से। अब ओ माने ओ माई गॉड मत समझिएगा, ये है
ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु, बट इसमें हम लोग उसे मूल बिंदु नहीं कहेंगे, इसमें हम कहेंगे आपतन बिंदु। बात क्लियर हो चुका है। तो अब हम चलते हैं कुछ आगे की तरफ, जो कि आपको एक होमवर्क के तौर पे रख देते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसको आप स्वयं खुद से करेंगे। अगर हिंट लेना है तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं चित्र में कि कहाँ से कहाँ आपतन कोण होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण बन रहा है ना, यहाँ पर ये कोण बन रहा होगा, ठीक है, यही कोण क्या है, आपतन कोण है। इधर से लेके इधर तक ये वाला कोण, ये क्या है, परावर्तन कोण है। तो आप लोग डिफिनेशन बना सकते हैं इसका, आप इसका हेल्प लेकर और इसका हेल्प लेकर इसका डिफिनेशन बना लीजिए, और फिर बी के और एन का लेके इसका डिफिनेशन बना लीजिए। बात क्लियर, बन जाएगा, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, इसीलिए आपको हम छोड़ दे रहे हैं। जो मेन था उसको बता दिए। अब 12th में इतना भी बताएं तो कोई क्या सर ये 12th क्लास है क्या, लग रहा है, ये तो लग रहा है 10 क्लास है। लेकिन बात समझने के ऊपर है भाई, दिया है हमारे टॉपिक में तो उसको पढ़ना भी जरूरी है। नहीं भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन सा रहेगा किसी बात को लेकर। तो अब हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि अगला जब हम वीडियो लाएंगे तो उसमें हम नियमित परावर्तन से संबंधित बातें करेंगे। लेकिन देखिए अनियमित परावर्तन में तो कहता था कि हम नियम ही पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उसकी पढ़ाई खत्म हो गई। लेकिन नियमित परावर्तन आगे बढ़ेगा और आगे चल के उसी को हम एक परावर्तन का नाम दे देंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो अगला हमारा जो वीडियो बनेगा उसमें हम प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जो कि 10th में बार बार ये पूछा जाता था, बड़ा आसान भी लगता था कि 2 नियम है, कौन कौन है। चलिए उस पर हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज इतना ही रहेगा, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक प्रेरक कथन सुन लीजिए, जो हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ी परिवर्तन ला दे। यही तो मेरी आशा और विश्वास है कि क्या पता जिंदगी में एक वाक्य, एक शब्द बड़े परिवर्तन ला सकते हैं, है कि नहीं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि पता न कब आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, इसीलिए शब्दों का ख्याल रखा करें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि क्या कह रहा है ये प्रेरक कथन। सुनिए, कह रहा है कि ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता है जिंदगी में। मतलब हर कोई सोचता है, मेहनत करने वाला जो आदमी पूरा मेहनत करते रहता है, क्या उसको नहीं लगता कि वो आराम करे। जैसे हम लोग अपने आसपास किसी को देखते हैं कि खूब मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, तो हम लोग पूरा हंसते होंगे, ये क्या है कर रहा है ऐसे वैसे। वो जरूर चाहता है कि आपके तरह वो रहे, लेकिन उसका फ्यूचर में कुछ बड़ा लक्ष्य तय करना है, और उसने बड़ा लक्ष्य तय कर भी लिया है अगर, तो उसको बेचैनी रहेगी, उसको सुकून का जिंदगी अभी नहीं मिल रहा है। जब वो सुकून की जिंदगी उसको मिलने लगेगी ना, तो आपका होशे उड़ जाएगा कि अभी तक ये तो मेहनत कर रहा था, हाय हाय कर रहा था, लेकिन आज तो इतना बड़ा बन गया अचानक। तो कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहा था भाई, इसीलिए उस बात को यहाँ पर समझाया गया है कि ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में। पर मंजिल पाने की आस में, वो मंजिल पाने की आस में, ऐसा नहीं है कि वो इसी तरह मेहनत कर रहे हैं, नहीं, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है। बात समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुनः एक बार समझिए। ठहर कर कौन नहीं जीना चाहता अपने जिंदगी में, लेकिन मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से ये हमारा जो छोटा सा प्रेरक कथन है, ये बता रहा है कि भाई अगर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको जिंदगी में सुकून नहीं चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ा मंजिल तय कर लिया है, उसको पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा चलना चाह रहा है, यानी मेहनत करना चाह रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।